जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का वेरी वेरी वेलकम। अब तक हमने क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें अब तक हमने देखा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, और रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार भी देखा था हमने। उसके बाद से हमने रासायनिक समीकरण का पूरा डिटेल देखा था कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, और असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इनके प्रकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब तक रासायनिक अभिक्रियाओं के कई प्रकार हैं। सबसे पहले प्रकार में हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया या संयुक्त अभिक्रिया, अर्थात संयोजन अभिक्रिया को संयुक्त अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में हमने देखा था कि जब कोई एकल अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर नए प्रतिफल का निर्माण करते हैं तो हम उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक आपस में मिलकर एक, दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण करते हैं तो हम उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अर्थात संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक, दो या दो से अधिक प्रतिफल का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया में, इन दोनों में माइनर डिफरेंस है। जो रासायनिक अभिक्रिया उसमें एकल पदार्थ भी अकेले अभिक्रिया कर सकता है, लेकिन संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करेंगे। वैसे हिंदी का संयोजन और संयुक्त शब्द को ही ले ले तो इनका अर्थ होता है कि संयोजन यानी दो को आपस में मिलाना, दो या दो से अधिक को आपस में मिलाना। संयुक्त में भी होता है कि आपस में मिलाना, संयुक्त करना, एक साथ करना। तो इस शब्द से ही हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर नए प्रतिफल का निर्माण करते हैं तो हम उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल में हम देख ले Mg+O2, ये मिलके बना रहे हैं MgO। इसमें हम देख रहे हैं कि ये दोनों अभिकारक हो गए और ये दोनों अभिकारक मिलकर एक प्रतिफल का निर्माण कर रहे हैं। हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे H2+O2, ये मिलके H2O का निर्माण कर रहा है, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल का निर्माण कर रहे हैं। C+O2, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात हम यहाँ देख रहे हैं कि दो अभिकारक मिलकर एक नए प्रतिफल का निर्माण कर रहे हैं। हम इसमें देखते हैं Fe+H2O। Fe को हम लोहे के संकेत के लिए हम Fe लगाते हैं, और H2O जल, ये जब मिलते हैं तो Fe3O4+H। यहाँ हम देख रहे हैं कि दो अभिकारक आपस में मिलकर दो प्रतिफल का निर्माण कर रहे हैं। जो ये लोहा हो गया, ये जल हो गया, जब ये मिलते हैं तो जो भूरे रंग का उस पर जंग लग जाता है उसका निर्माण करता है, और प्लस हाइड्रोजन जो गैस होता है वो ऊपर निकल जाता है। इस तरह हम देख रहे हैं कि संयोजन या संयुक्त अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और दो या दो से अधिक नए प्रतिफल का निर्माण करते हैं तो हम उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। जो संयोजन अभिक्रिया है वो दो प्रकार की है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अर्थात जब अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया के दौरान जब प्रतिफल निकल रहा है तो उस प्रतिफल में ऊष्मा भी बाहर निकल के आ रहा है तो हम उसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
उष्माक्षेपी के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे हमारे घर में जब पेंट होता है तो उस वक्त हम देखते हैं कि एक सूखा सूखा हुआ चूना आता है जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। और जब कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है उसको हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अर्थात जब जल में मिलाते हैं तो वो बनाता है CaOH2, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस मुक्त होता है। तो हम जब देखते हैं कि जब पेंट होने के लिए बिना बुझा हुआ चूना अर्थात सूखा चूना आता है और जब उसको जल में डाला जाता है तो उसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं, और हम देखते भी हैं कि वो बहुत ऐसा महसूस होता है इससे बहुत गर्म है, और अगर हम उसमें अपना हाथ डालें तो उसमें हमें उष्मा की भी अनुभूति होगी। इस तरह हम देखते हैं कि जब CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और इसी दौरान उसमें से उष्मा भी निकलती है। इसे हम कह सकते हैं कि ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और जब हम इन दोनों को मिक्स कर दिए तो मिक्स करने के बाद जो हमें ये चीज़ प्राप्त होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसी से हम अपना घर पेंट करते हैं। और जब उसका से घर पेंट कर देते हैं तो उसके बाद से ये वायु से अभिक्रिया करता है, क्योंकि अब तो वो खुले में आ गया, पेंट हो गया, दीवार पे आ गया। उसके बाद से ये वायु में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और इससे अभिक्रिया करके वो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देता है। इसके बाद से हम देखते हैं कि जब वो सूख जाता है तो बहुत चमक आ जाती है, और चमक आने का यही कारण है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। इस कारण हमारे घरों में चमक आ जाती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है इसको, और संगमरमर का सूत्र भी यही होता है। कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का सूत्र भी होता है। अधिकतर MCQs में पूछा जाता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वह CaCO3। और अधिकतर क्वेश्चंस में ये सब जो सूत्र है वो पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये वीडियो पढ़ने के साथ साथ आप इसके पढ़ने के बाद आप चैप्टर को भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको कई सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे रासायनिक समीकरण के, रासायनिक अभिक्रिया के, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते हैं। और प्लस आपको अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझना है तो आपको अधिक से अधिक एग्जाम्पल भी समझना होगा, जो इस बुक में हर चीज़ के हर फैक्ट के साथ एग्जाम्पल दे के समझाया। तो अगर आप बुक को पढ़ेंगे तो आप इस चैप्टर को एक अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और ये जो अभिक्रिया है कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, उसके बाद से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो ये जो अभिक्रिया है वो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको क्लियर कर ही लेना है। और भी हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण देखते हैं, जैसे श्वसन। जब हम श्वास लेते हैं तो उसके दौरान हम वायुमंडल से वायु ग्रहण करते हैं, और जब ये हमारे अंदर जाता है तो वहाँ पे अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन हमारे अंदर ही रह जाता है और बाकी जो वायु होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं, और वायु निकलने के साथ साथ उष्मा भी निकल के आती है। इस तरह श्वसन भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इसका जो रासायनिक समीकरण होगा वो हम जैव प्रक्रम नेक्स्ट 6 चैप्टर में इसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन ऐसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हम जब सांस छोड़ते हैं तो उस वक्त उष्मा भी निकल के बाहर आती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि जब साग सब्जियों का कंपोस्ट होना। साग सब्जियों का कंपोस्ट होना ये भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जब साग सब्जियों के जो छिलके होते हैं या फिर जो सड़ जाते हैं तो उसे हम गड्ढे खोद के उसके अंदर दबा देते हैं, और जब हम दबा देते हैं उसको पुनः निकालेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें उष्मा भी बन रहा है, अर्थात उससे उष्मा का भी उत्सर्जन हो रहा है।
इस तरह हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण देख लिए। अब हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण देखेंगे। ऊर्ध्वापातन, सही थोड़ा। हम ऊर्ध्वापातन तो 6 चैप्टर में ही पढ़ते हैं कि जब कोई पदार्थ, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपने ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो हम उसे ऊर्ध्वापातन अभिक्रिया करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसको ठोस से सीधे गैस के रूप में बदलने के लिए उसे ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कपूर, जो कपूर होता है उसको जब जलाया जाता है तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उसको ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात जब हम माचिस जलाते हैं, लाइटर जलाते हैं, तो हम उसे ऊष्मा देते हैं, और जब हम उसे ऊष्मा देते हैं तब जाकर वो ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया है वो एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अर्थात वो ऊष्मा का शोषण कर रहा है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वही ना होती है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जब अभिक्रिया के दौरान नए पदार्थ बनते हो और प्लस उसमें ऊष्मा ऊष्मा का शोषण होता हो, और तब वो अभिक्रिया होती हो, तो हम उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और ऊर्ध्वापातन में हम देख रहे हैं कि इसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है और तब अभिक्रिया हो रही है, तो ऊर्ध्वापातन एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं वाष्पन। वाष्पन हम उसे कहते हैं कि जब जो जल होता है वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगता है, तो हम उस प्रक्रिया को वाष्पन प्रक्रिया कहते हैं। हम उस प्रक्रिया में भी देखते हैं कि वाष्पन की प्रक्रिया तभी होती है जब उसको ऊष्मा दिया जाता है, अर्थात जब समुद्र में से वाष्पन हो रहा हो तो उस वक्त सूर्य का हीट, सूर्य की ऊष्मा उस पर आता है और तब वहाँ ऊष्मा का अवशोषण होता है, तब जो जल होता है वो जल से वाष्प में परिवर्तित होता है। इस तरह हम देखते हैं कि वाष्पन प्रक्रिया भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और एक और जगह हम देख लिया, अगर हम पानी को गैस पे रख के गर्म कर रहे हो तो वहां पे भी हम उसके नीचे से हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, और ऊष्मा का अवशोषण करता है, और ऊष्मा को अवशोषण करने के बाद वो जल से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो वाष्पन अभिक्रिया है वो भी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इस तरह हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण और संयोजन अभिक्रिया के भी उदाहरण देखा। हमने यहाँ पे बुक के सारे एग्जाम्पल्स कवर नहीं कर पाए हैं क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स कुछ क्रियाकलाप में दिए गए हैं, कुछ इधर उधर दिए गए हैं। लेकिन ये पढ़ने के साथ साथ आप बुक को भी पढ़ते हैं तो आपका टोटली क्लियर हो जाएगा ये चीज़, क्योंकि रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया याद समझना बहुत जरूरी है। अगर वो चीज़ समझ में आ गया तो आप रासायनिक अभिक्रिया को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए आप वीडियो पढ़ने के साथ साथ बुक को भी पढ़िए, और प्लस इसमें जितने भी रासायनिक सूत्र आ रहा है उसको आप एक जगह कलेक्ट करके उसे याद कीजिए, ताकि बहुत जगह एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे भी कंपटीशन वाले एग्जाम में हम देखें तो वहाँ पे रासायनिक सूत्र पूछे जाते हैं। और ये रासायनिक सूत्र हमें एक एक करके चैप्टर में नहीं दिया गया, बल्कि चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो बीच बीच में इंक्लूड किया गया है। तो अगर हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारा फुली क्लियर हो जाता है। इसलिए आप बुक के चैप्टर को लाइन बाय लाइन भी पढ़िए। डेट्स ऑल। जय हिंद।